सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ये लेक्चर बेसिकली क्विक रिवीजन बेस्ड लेक्चर है और ये पार्ट 1 है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए आपके एग्जाम की नीड को देखते हुए ये लेक्चर तैयार किया गया है। इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुने, अच्छे से समझें और बार बार ये लेक्चर देखें। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिस्टम थ्योरी, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग थ्योरी को और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल अप्रोच को। अब हम सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंटल अर्थात सरकारी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एड और दूसरा है मिनिस्टेर। तो इसका मतलब होता है टू केयर फॉर पीपल या फिर काम को अच्छे ढंग से करना। अगला पॉइंट ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेसिकली स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट के वर्क है, प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। ये बेसिकली दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है। अगला पॉइंट ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जोर दिया जाता है। मतलब ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी की अहम भूमिका होती है, अच्छा रोल होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए वुड्रो विल्सन ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द नेम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉ इन अ डिटेल्ड एंड ऑर्डरली मैनर। एवरी एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉ इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। इसका मतलब ये है कि जो लॉ होता है, कानून होता है, उसको विस्तृत या फिर क्रमबद्ध तरीके से अच्छे तरीके से क्रियान्वित करना, लागू करने का जो नाम है वो लोक प्रशासन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कानून को क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, तो उससे जुड़ा जो प्रत्येक एक्शन होता है, क्रिया होती है, वो प्रशासकीय क्रिया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है। ऐसा मानना वुड्रो विल्सन का रहा है। पॉल एच एप्लवी ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग इज द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नीति निर्माण होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है और ये उसका एसेंस है, सार है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मार्शल ई डिमॉक कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट, जिसका मतलब ये है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। ऑडबे टीड कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मॉरल एजेंट, जिसका मतलब ये है कि लोक प्रशासन में जो मोरालिटी होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मॉरल कार्य है, यानी कि मोरल एक्ट है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासक होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये मोरल एजेंट होते हैं, नैतिक अभिकर्ता होते हैं। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोकस एंड फोकस पैराडाइम को समझ लेते हैं। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को दिया जाता है निकोलस हेनरी के द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृति, जिसका टाइटल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, जो 1975 को पब्लिश हुई थी। इसकी खास बात यह है कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट यानी कि लोकस और जो फोकस का कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके इन्होंने 6 पैराडाइम्स दिए। तो इसकी खास बात यह है कि जो लोकस एंड फोकस पैराडाइम है ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंसेप्ट है जो हेल्प करता है इस बात को समझने में कि किसी चीज यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है, उसकी लोकेशन यानी कि उसका लोकस क्या है और जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है उसका फोकस क्या है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इस बात को ये स्टडी करता है, अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रेफर करता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट है वहां पर अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर डिसीजन मेकिंग होती है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। तो इसकी पहली बात ये है कि मॉडर्न सेंस में इसका सबसे पहले जन्म होता है प्रशिया यानी कि जर्मनी में।
दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैमरलिज्म भी 18वीं शताब्दी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जन्म लेता है और इसी के साथ जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसोफर हैं, इनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में इंटरेस्ट यानी कि रुचि जाग गई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैमरलिज्म है ये बेसिकली जर्मन साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि 17th और 18th सेंचुरी में जर्मनी में डेवलप किया। और इसकी खास बात ये है कि जो कैमरलिज्म है ये फोकस करता है स्टेट का जो फाइनेंस है उसके मैनेजमेंट के ऊपर और जो यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी एजुकेशन के ऊपर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1812 को फ्रेंच राइटर जिनका नाम था चार्ल्स जीन बोदिन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एक बुक लिखी जिसका टाइटल था द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि ये जो बुक है ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रही, लेकिन फिर भी यहाँ से कहीं ना कहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर काफ़ी बल दिया जाने लगा। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि मॉडर्न फॉर्म में अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है अमेरिका में, और ये जन्म तब होता है जब वुड्रो विल्सन ने कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने अपनी एक प्रमुख बुक लिखी जिसका टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1887 को पब्लिश होती है और यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट फेज शुरू होता है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फेजेस को देख लेते हैं। तो ये जो फेजेस है इनको दिया गया था निकोलस हेनरी के द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर में, जिसमें इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन के 5 स्टेजेस की बात की। तो इसमें पहली स्टेज आती है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, जो कि 1887 से 1927 तक चलती है। दूसरा इसका फेज आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937 तक चलती है। तीसरा फेज इसका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1950 से 1970 तक चलती है। और इसका चौथा फेज आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट, जो कि 1956 से 1970 तक चलता है। और हेनरी के अनुसार लास्ट फेज आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1970 के बाद से अभी तक चला हुआ है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फेजेस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे 6 फेजेस हैं जिनको सभी स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। तो इसमें पहला फेज आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ये 1887 से 1926 तक चलता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 विचारक वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जॉनसन गुडनॉब और एल.डी. वाइट को शामिल किया जाता है। तो इसमें पहला नाम आता है वुड्रो विल्सन का, जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन एकेडमिक रहे हैं और इन्होंने 1913 से 1921 तक अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इनकी खास बात यह है कि 1887 में इनकी बुक पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यहीं से शुरुआत होती है इस पहले फेज की। इनकी खास बात यह है कि इसमें इन्होंने ये लिखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्रेड स्कोप है और इन्होंने इसी बुक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया और इनको जाना जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन की खास बात यह भी रही कि इन्होंने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में प्रतिष्ठित किया, ऑनर किया। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटॉमी के ऊपर लिखा कि इट इज इजी टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन इट। जिसका मतलब ये है कि संविधान को बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना आसान है लेकिन उसको चलाना उतना ही मुश्किल है। और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में से पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट आता है कि विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लीगल अप्रोच को सपोर्ट किया और खास बात यह भी है कि मोहित भट्टाचार्य ने विल्सन को कहा फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगले थिंकर का नाम आता है लियोनार्ड डिवाइट, जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन और अमेरिका में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर स्पेशलाइज्ड रहे हैं। इनकी खास बात ये भी है कि 1926 को इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश होती है जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये इस फेज की लास्ट बुक मानी जाती है। और ख़ास बात ये भी है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंड फेज का नाम आता है क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937 को रहता है। तो इस फेज की खास बात यह है कि इसको जाना जाता है एंशिएंट एंड ऑर्थोडॉक्स स्टेज के रूप में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके प्रमुख विचारक रहे हैं फयोल, टेलर, विलोवी, उर्बिक, गुलिक, मुने एंड रेले एंड मैरी पार्कर फोलेट। तो इसमें पहले विचारक का नाम आता है हेनरी फयोल, जिनको जाना जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट थ्योरीज का। और इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो थ्योरी है मैनेजमेंट की, इसको जाना जाता है पॉक, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। और इनकी सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नैरोअर व्यू के साथ जुड़े हुए हैं। इनको जाना जाता है फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए एडमिनिस्ट्रेशन के और 5 एलिमेंट्स की बात की एडमिनिस्ट्रेशन के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक नोशन दिया जिसको कि गैंग प्लैंक के रूप में, यानी कि लेवल जंपिंग के रूप में जाना जाता है। इन सभी थ्योरीज और नोशन को हम आगे चलकर, यानी कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। हेनरी फयोल के अनेक वर्क्स रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला वर्क आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा आता है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तीसरा आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट और चौथा आता है द रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अगले इंपॉर्टेंट स्कॉलर का नाम आता है गुलिक एंड उर्बिक। इन्होंने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी जो कि 1937 को पब्लिश होती है। इस किताब में इन्होंने 4P फॉर्मूला और नोशन ऑफ पोस्ट कॉर्ब दिया। इसकी खास बात यह है कि 4P में आता है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स एंड प्लेस, जबकि पोस्ट कॉर्ब में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों क्लासिकल थ्योरिस्ट्स रहे हैं और खास बात यह भी है कि ये दोनों जुड़े हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नैरोअर अप्रोच के साथ। उर्बिक ने फेमसली कहा कि इन जनरल प्रोफेसर्स टीच व्हाट दे वांट टू टीच, नॉट व्हाट स्टूडेंट्स वांट टू लर्न। इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर्स वही पढ़ाते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, ना कि उसे पढ़ाना चाहते हैं जो विद्यार्थी सीखना चाहते हैं। अगले स्कॉलर का नाम आता है विलोवी। तो विलोवी ऑथर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, खास तौर पे इनका वर्क रहा है बजटिंग के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक जिसका टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 को पब्लिश होती है, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात प्रशासन सरकार का चौथा स्तंभ है। अगले थिंकर का नाम आता है मैरी पार्कर फोलेट, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रही हैं। इनको जाना जाता है मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और पीटर ड्रकर ने इन्हें कहा प्रोफेट ऑफ मैनेजमेंट। और खास बात यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की। इन्होंने हन्ना अरेंड को भी काफी इम्पैक्ट किया, काफी प्रभावित किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए, जिनमें पहला आइडिया आता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के 3 तरीके होते हैं, डोमिनेशन, कंप्रोमाइज और इंटीग्रेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ही सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का। एमपी फोलेट का सेकंड कंसेप्ट आता है न्यू कंसेप्ट ऑफ पावर, जिसमें इन्होंने 2 प्रकार की शक्तियों अर्थात पावर की बात की है। पहला है पावर ओवर, दूसरा है पावर विद। पावर ओवर का मतलब ये है कि जब आप किसी को अपनी इच्छा से दूसरे की इच्छा के बिना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं पावर विद का मतलब ये है कि जब आप पावर को कॉमनली यूज करते हैं और दूसरे व्यक्ति की समस्याओं का कॉमनली समाधान करते हैं, तो उसको पावर विद कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हन्ना अरेंट ने यहीं से प्रभावित होकर पावर के कॉन्सेप्ट को लिया। एमपी फोलेट ने पावर को डिफाइन करते हुए बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन टू इनिशिएट चेंज, जिसका मतलब ये है कि शक्ति उस एबिलिटी का नाम है, उस योग्यता का नाम है जिससे आप चीजों को करते हैं, काम को करते हैं ताकि इनिशिएट किया जा सके चेंज के लिए। एमपी फोलेट के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला आता है द न्यू स्टेट, दूसरा आता है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, तीसरा आता है डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा आता है फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन। इन्होंने लीडरशिप का भी कॉन्सेप्ट
दिया जिसमें इन्होंने कहा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं होता है बल्कि दूसरों से स्वयं को प्रभावित करना भी होता है। इसी वजह से लीडरशिप के इनके कॉन्सेप्ट को जाना जाता है सर्कुलर रिस्पॉन्स। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने 3 प्रकार के लीडरशिप की बात की, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, लीडरशिप ऑफ फंक्शन। अगले स्कॉलर्स का नाम आता है मूने एंड रेले का, जो कि यूएसए में फर्स्ट रहे हैं जिन्होंने 1931 को क्लासिकल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। इनकी खास बात ये रही है कि इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को फॉर्मुलेट किया, जिसमें पहली थ्योरी आती है स्केलर प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने हायरार्की को स्केलर चेन कहा। दूसरा इनका कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है स्टाफ एंड लाइन प्रिंसिपल, और तीसरा इनका आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और चौथा कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी आपको इनके कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं या की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से नोट करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है। नेक्स्ट फेज आता है इरा ऑफ चैलेंज, जो कि 1938 से 1947 तक रहा था। इस फेज की खास बात यह है कि इसमें चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डेहल, ड्वाइट वाल्डो, एल्टन मेयो ने काम किया, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसकी 4 इम्पोर्टेंट फीचर्स मान सकते हैं हम, जिसमें पहली आती है चैलेंजेस टू प्रिंसिपल्स, यानी कि जो सिद्धांत बनाए गए थे अब उनको चैलेंज किया जाने लगा। दूसरा ये है कि जो कुछ विद्वान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानते थे उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, और अब पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को भी चैलेंज किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अब बल दिया जाने लगा। अगले स्कॉलर का नाम आता है रॉबर्ट डेहल, जो कि रिग्स और फेरल हिडी के साथ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा कि ये साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। इन्होंने डेमोक्रेसी की प्लूरलिस्टिक थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इलेक्टिव पॉलियार्की होती है। इन्होंने अपने प्रमुख वर्क द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स में कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 प्रॉब्लम होती है, वैल्यूज, बिहेवियर एंड कल्चर। अगले स्कॉलर का नाम आता है चेस्टर बर्नार्ड, जो कि अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। इनको जाना जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल, और साथ में इनको जाना जाता है फादर ऑफ मैकेनिकल थ्योरी, और साथ में इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट वर्क लिखे, पहला द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने आइडिया दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसीजंस का, और इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू वर्क एंड कॉमन पर्पस। अगले स्कॉलर का नाम आता है ड्वाइट वाल्डो, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पे मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर फिगर माने जाते हैं। और इन्होंने फेमसली कहा था कि एट प्रेजेंट द सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम अ बॉर्न आउट प्लेटफॉर्म, जिसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं राजनीति व प्रशासन के बीच अलगाव की, तो हम कह सकते हैं कि ये एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। इनका फेमस वर्क रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो कि 1948 को पब्लिश हुआ। इन सभी आइडियाज और अप्रोचेज में पहली अप्रोच आती है न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसकी खास बात ये रही कि इसको जाना जाता है सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच, और इस अप्रोच की बहुत सारे विद्वानों ने वकालत की, जिनमें पहला नाम आता है क्रिस आर्ग्रिस का। इन्होंने कंसेप्ट दिया इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी थ्योरी, और इन्होंने बात की फ्यूजन प्रोसेस की, और इन्होंने टी ग्रुप ट्रेनिंग की बात की, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिस्टम एंड द इंडिविजुअल। अगले थिंकर का नाम आता है डगलस एमसी ग्रेगर। तो इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी में XY थ्योरी दी, और इनकी खास बात ये रही कि इनका वर्क रहा द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज,
और इनका अगला वर्क रहा लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, आप इनको अच्छे से याद कीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन सभी कॉन्सेप्ट को, इन सभी थिंकर्स को हम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगले थिंकर का नाम आता है अब्राहम मैस्लो का। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोशंस रहे हैं हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पीक एक्सपीरियंसेस, और इनके कुछ वर्क्स भी रहे हैं जिनमें पहला वर्क आता है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, दूसरा आता है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और तीसरा आता है रिलीजन, वैल्यूज एंड पीक एक्सपीरियंसेस। अगले थिंकर का नाम आता है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज रहे हैं जैसे हाइजीन, मोटिवेशन थ्योरी, जॉब एनरिचमेंट, जॉब लोडिंग, और इनके कुछ वर्क्स भी रहे हैं जिनमें पहला वर्क आता है द मोटिवेशन टू वर्क, दूसरा आता है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, और तीसरा आता है मैनेजरियल चॉइस। अगले थिंकर का नाम आता है रेंसिस लाइकर्ट। तो अगर हम बात करें इनकी, तो इनके नोशंस रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4, लिंकिंग पिन मॉडल, और इनके कुछ वर्क्स रहे हैं जिनमें पहला वर्क आता है द न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा आता है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आता है न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके की थिंकर्स रहे हैं F.W. रिग्स, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डैहल, फेरल हिडी, और ख़ास बात ये रही है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है यूनाइटेड स्टेट्स में इन द 1960s में। तो इसमें पहले थिंकर का नाम आता है फेरल हिडी का, जो कि वन ऑफ द मेजर फाउंडर रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इनकी खास बात ये भी रही कि इन्होंने 1960 के दशक में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट की गोल्डन एज के रूप में देखा, और इनका मेजर वर्क रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। अगले मेजर थिंकर का नाम आता है F.W. रिग्स का। तो इनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जाना जाता है फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनको पायनियर माना जाता है, और इन्होंने फिलीपाइंस, थाईलैंड और इंडिया में एम्पिरिकल स्टडी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की स्टडी करने के लिए इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला आता है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरीज ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तीसरा आता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, और लास्ट आता है मॉडल्स इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके थिंकर्स है रिग्स एंड वेडनर। इसकी खास बात यह है कि इसका जन्म होता है 1950 और 60 के दशक में अमेरिका में, और इसके सबसे बड़े थिंकर रहे हैं एडवर्ड वेडनर, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े एजुकेटर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, इसीलिए इसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इनका मेजर वर्क रहा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू फोकस फॉर रिसर्च, जो कि 1982 को पब्लिश होता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम बात करते हैं एनपीए की, तो इसके थिंकर्स रहे हैं दो, एक है ड्वाइट वाल्डो और दूसरा है फ्रैंक मैरिनी। तो इसकी खास बात यह है कि इसका ओरिजिन भी 1970 के दशक में फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ था, जो कि 1968 में हुई थी। तो पहले थिंकर इसके आते हैं फ्रैंक मरीनी। फ्रैंक मरीनी की अगर हम बात करें तो इनका वर्क रहा है जो बहुत मेजर रहा है टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, जो कि 1971 को पब्लिश हुआ था, और इसी वर्क के साथ एनपीए अपने पीक पर पहुंचा था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें फ्रैंक मैरिनी ने एनपीए की 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की बात की, जिसमें आता है रिलेवेंस, चेंज, सोशल इक्विटी, वैल्यूज एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड। अगला कंसेप्ट आता है पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी की, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसको कंट्रीब्यूट किया अनेक स्कॉलर्स ने, जिनके नाम है विंसेंट ऑस्ट्रोम, जेम्स बुकानन, विलियम निस्केनन और गॉर्डन टुलॉक। इसकी खास बात ये भी है कि ये अमेरिका में 1960s में डेवलप करती है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात जिसको आपको याद रखना है कि ये जुड़ी हुई है स्कूल ऑफ वर्जीनिया के साथ। पब्लिक चॉइस
थ्योरी यूज करती है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस को। अगली अप्रोच आती है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच से जुड़े हैं फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। तो इस अप्रोच को हम आने वाली स्लाइड्स में आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। पांचवा फेज आता है इरा ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो कि 1971 से 1990 तक रहा। इसकी खास बात यह है कि अब इसमें पॉलिसी साइंस को जगह दी गई और इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी बल दिया गया। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अब एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके साथ साथ साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, यानी कि इनकी भी स्टडी की जाने लगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिसी साइंस के साथ जुड़े हैं हेरोल्ड लास्पेल, जिनको कि फादर ऑफ पॉलिसी साइंस के रूप में जाना जाता है। और इसकी खास बात यह भी है कि इन्होंने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ नामक कृति लिखी, जो कि 1936 को पब्लिश होती है। 1991 के बाद छठा फेज शुरू होता है, जो अभी तक चला हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कुछ नए मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जिनमें पहला इशू था राइज ऑफ एनपीएम, यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये 1980 और 1990 के दशक में शुरू होता है। इसको मैनेजरियलिज्म और मार्केट ओरिएंटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। ये फोकस करता है 3 ईज के ऊपर: एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें पब्लिक चॉइस थ्योरी और मैनेजरियलिज्म को यूज किया जाता है, यानी कि इन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ के देखा जा सकता है एनपीएम के साथ। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आजकल गवर्नेंस को यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट की जगह, और ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस जैसे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। नेक्स्ट इशू उभर कर सामने आता है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जे.बी. डेनहार्ट एंड आर.बी. डेनहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध कृति द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट सिक्सरिंग, जो कि 2011 में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच को यूज किया था, डेवलप किया था। तो इसकी खास बात यह है कि इन्होंने कहा गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन लाइक बिजनेस बट रादर इट शुड बी रन लाइक डेमोक्रेसी। इसमें इन्होंने ये कहा कि जब हम सरकार चलाते हैं तो वो बिजनेस की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की तरह चलाई जानी चाहिए, डेमोक्रेसी की तरह रन की जानी चाहिए। इस लेक्चर का सेकंड चैप्टर है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि पब्लिक व प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसकी पहली बात यह है कि जहां एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की बात करता है, वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट की बात करता है। जहां दूसरी तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है टैक्स पेयर्स की, यानी कि इसमें फंड दिया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फंड दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखा जाता है। अगला डिफरेंस ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अगला डिफरेंस ये बताता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लायंस विद रेगुलेशन होती है, यानी कि नियमों का अनुपालन होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सेल्फ रेगुलेशन होता है। वहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल होती है, यानी कि जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रति ही अकाउंटेबिलिटी होती है। अगला डिफरेंस ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मार्केट कंपटीशन होता है। अगला डिफरेंस ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। वहीं अगला डिफरेंस ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम्फेसिस किया जाता है इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर के ऊपर, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगला डिफरेंस ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होती है, पब्लिक स्क्रूटिनिटी होती है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में लेस पब्लिक स्क्रूटिनिटी होती है।
अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से थिंकर है जो ये कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर होता है, और ऐसे कौन कौन से थिंकर्स है जो ये कहते हैं कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। तो पहले ऐसे थिंकर्स है जो ये कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर होता है। तो इनमें नाम आते हैं कुछ थिंकर्स के, जिनमें पहला नाम आता है पॉल एच एप्लबी का, दूसरा आता है जोसिया स्टैम्प का, तीसरा आता है हर्बर्ट साइमन का, चौथा आता है पीटर ड्रकर का, पांचवा आता है निग्रो का, और छठा आता है फेसलर का। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी थिंकर है जो ये कहते हैं कि दोनों के बीच, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई अंतर नहीं होता है। इनमें ऐसे थिंकर्स के नाम हैं, जिसमें पहला आता है वुडरो विल्सन, दूसरा आता है हेनरी फेयोल, तीसरा आता है लूथर गुलिक, चौथा आता है उर्बिक, पांचवा आता है मुने एंड्रेले, और छठा आता है एमपी फॉलेट। पॉल एच एप्लवी ने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तीन अंतर बताए हैं। तो एक तरफ है पब्लिक, दूसरी तरफ है प्राइवेट। तो पब्लिक की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि इसमें वाइड स्कोप होता है और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट में अगर देखा जाए तो स्कोप नैरो होता है और इम्पैक्ट कम होता है। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेटर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी होती है, जबकि प्राइवेट में लेसर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी होती है। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इन्होंने कहा भी है कि प्रशासन ही राजनीति है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि प्राइवेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है या बहुत कम होता है। वहीं दूसरी तरफ हर्बर्ट साइमन ने भी पब्लिक व प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तीन अंतर बताए हैं। तो एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेटिक लोड ज़्यादा होता है, इसमें नौकरशाही की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है, जैसे कि इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पाई जाती थी। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कमर्शियल लोड ज़्यादा होता है। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जबकि प्राइवेट में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेड टेपिज्म होता है, यानी कि लाल फीताशाही होती है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में रेड टेपिज्म नहीं पाया जाता है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि दोनों में, अर्थात पब्लिक व प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी कि दोनों में सिमिलर बातें हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि दोनों में ही रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन हो, फिनेंशियल हो, फिजिकल हो, उसके मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों में ही इफेक्टिव लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट ये है कि दोनों में ही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की ज़रूरत होती है, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। वहीं अगला पॉइंट ये आता है कि दोनों में ही बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दोनों में ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है स्टेक होल्डर के बीच। और अगला पॉइंट ये आता है कि दोनों ही रिलाय करते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स के ऊपर, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स है उनको फुलफिल किया जा सके। और लास्ट पॉइंट ये आता है कि दोनों को ही सामना करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर व चेंज मैनेजमेंट में। हेनरी फेयोल कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जैसी चीज़ अब नहीं रही है, और हमने जो दायरा बना रखा है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सारी की सारी दोनों ही प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ की जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्बिक भी कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो पोस्ट कोर्ब की एक्टिविटीज़ हो, पॉक की एक्टिविटीज़ हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ दोनों ही प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ की जाती है। अब हम सिस्टम अप्रोच को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच को यूज़ किया था डेविड ईस्टन ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कम्युनिकेशन अप्रोच में कार्ल ड्यूश ने यूज़ किया था सिस्टम अप्रोच को। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्टिन कैप्लन ने सिस्टम अप्रोच को आईआर में यूज़ किया था। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि टालकट पार्सन ने सोशियोलॉजी में सिस्टम अप्रोच को यूज़ किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम अप्रोच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेस्टर बर्नार्ड, रिग्स, साइमन और फॉलेट ने यूज़ किया था। सिस्टम अप्रोच को जाना जाता है मॉडर्न थ्योरी के रूप में,
और इसकी शुरुआत 1920 को की जाती है बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बटनलेफाई द्वारा। इसकी दूसरी बड़ी बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी पहली इंटरप्रिटेशन चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा की जाती है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम कहा था। वहीं दूसरी तरफ हर्बर्ट साइमन ने भी इस अप्रोच को एक्सपेंड किया और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपी फोलेट ने भी इस अप्रोच को यूज़ किया ऑर्गेनाइजेशन में, और इन्होंने कहा कि जो सिस्टम अप्रोच है ये सोशल सिस्टम होता है। गैब्रियल आलमन ने सिस्टम को डिफाइन करते हुए कहा कि सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम और इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच इंटरडिपेंडेंस का होना, और इनके बीच और जो इसका एनवायरनमेंट है उनके बीच एक सीमा होना, बाउंड्री होना। तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम की 3 इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती है, जिनमें पहली आती है वेरियस पार्ट्स, क्योंकि इसके अनेक भाग होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता आती है कि इन पार्ट्स में आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है, और तीसरी इसकी फीचर आती है कि कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती हैं इनके बीच। अब हम डिसीजन मेकिंग अप्रोच को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके थिंकर्स रहे हैं हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, मार्टिन लैंडो। और इसकी दूसरी बड़ी बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग थ्योरी को सबसे पहले यूज किया जाता है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। और जब हम बात करते हैं इस थ्योरी की खास तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम इसको बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को शेप किया जाता है, और इसी के द्वारा कोई भी जो कर्ता होता है इस तरह से निर्णय लेता है या चुनाव करता है कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो और कम से कम नुकसान हो। वहीं दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच को डिफाइन करते हुए चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि डिसीजन मेकिंग इज मेनली अ टेक्निक ऑफ लिमिटिंग द अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो निर्णय होता है वो मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीक होती है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला मॉडल आता है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, दूसरा मॉडल इसमें आता है इंक्रीमेंटल मॉडल, और तीसरा मॉडल इसमें आता है मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, और चौथा इसमें आता है ऑप्टिमल मॉडल। अगर हम बात करें बाउंडेड रैशनैलिटी की, तो इसको दिया गया था साइमन के द्वारा 1978 में। इनको ऑनर किया जाता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया था। अगला पॉइंट ये आता है कि इन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने फेमसली कहा था कि डिसीजन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगला मॉडल आता है इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसको दिया गया था चार्ल्स लिंडब्लॉम के द्वारा। इन्होंने अपनी प्रमुख कृति द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो, जो कि 1959 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने इस मॉडल को दिया था, और ये मॉडल बेसिकली अल्टरनेटिव था डिसीजन मेकिंग थ्योरी का। अगला पॉइंट ये आता है कि जो मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल है इसको दिया जाता है एटजियोनी के द्वारा। इन्होंने अपनी प्रमुख कृति मिक्स्ड स्कैनिंग और थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, जो कि 1967 को पब्लिश होती है, इसमें ये मॉडल इन्होंने दिया था। वहीं अगला मॉडल आता है ऑप्टिमल मॉडल, जो कि वायर ड्रॉर के द्वारा दिया जाता है। अपनी प्रमुख कृति पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामाइंड, जो कि 1968 को पब्लिश होती है। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद अ डिफाइंड गोल। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है उसमें एक निर्धारित लक्ष्य के साथ की गई सभी गतिविधियां शामिल होती है। वहीं दूसरी तरफ अगेन हर्बर्ट साइमन ने यह भी कहा कि डिसीजन मेकिंग इज द रैशनल चॉइस ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिसका मतलब ये है कि जो निर्णय निर्माण होता है कार्यवाहियों की वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव है। अगली परिभाषा भी इनके द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि बिफोर अ साइंस कैन हैव थ्योरीज इट मस्ट हैव कॉन्सेप्ट्स, यानी कि विज्ञान के पास इससे पहले कि सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए। तो जितनी भी ये परिभाषाएं मैंने दी है नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ चेस्टर बर्नार्ड ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी को डिफाइन करते हुए कहा कि डिसीजंस प्रोसेसेस आर लार्जली टेक्निक्स फॉर कैरिंग आउट चॉइसेस, जिसका मतलब ये है कि जो निर्णय की प्रक्रियाएं होती है वो मोटे तौर पर चुनाव को संपन्न करने की तकनीकें हैं, क्योंकि इसमें हम चुनाव करते हैं इन चीज़ों का जो हमारे लिए कहीं ना कहीं अधिक से अधिक मैक्सिमम बेनिफिट देती है। इस लेक्चर का लास्ट
नेक्स्ट चैप्टर आता है इकोलॉजिकल अप्रोच, जिसको फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने दिया था। तो इकोलॉजिकल अप्रोच की खास बात ये है कि ये कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो सब सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी या फिर सोशल सिस्टम का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो इन्फ्लुएंस होता है उसी देश का रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल सिस्टम होता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि रिग ने इंपीरिकल स्टडी की फिलीपींस, थाईलैंड और इंडिया की, और इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की स्टडी करने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि रिग्स ने जो इंटरेक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट का, उसको कहा इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान। पहली अप्रोच आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इस अप्रोच की खास बात यह है कि इसमें विभिन्न जो सोसाइटी होती है उसमें जो विभिन्न सामाजिक इकाई होती है उनके द्वारा आपस में जो क्रियाएं की जाती है उसको स्टडी किया जाता है, और एक दूसरे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको स्टडी की जाती है। अगला पॉइंट ये आता है कि एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया मॉडल रिग ने दिया था। इसकी खास बात यह है कि इन्होंने इसमें सोसाइटी को दो भागों में बांटा। पहला इसमें आता है कृषक और दूसरा औद्योगिक। कृषक ऐसे देश आते हैं जो कृषि पर निर्भर है, जिनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। औद्योगिक ऐसे देश आते हैं जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट इसमें ये आता है कि इन्होंने फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल दिया। तो इसमें पहला आता है फ्यूज्ड सोसाइटी, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें कार्यों का कोई फंक्शन नहीं होता है, क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और एक ही इकाई के द्वारा यानी कि एक ही संरचना के द्वारा सारे के सारे काम किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चाइना और थाईलैंड, क्योंकि रिग ने चाइना और जो थाईलैंड है उनकी स्टडी की थी। अगला पॉइंट इसमें आता है डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो वर्क है उसका स्पेशलाइजेशन किया जाता है और एक इकाई के द्वारा, एक संरचना के द्वारा केवल एक ही विशेष काम किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें ये आता है कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है उसको रिग ने डिफाइन किया है, और इन्होंने ये कहा कि जो फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ हैं उन्हीं का एक फॉर्म होता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है साला मॉडल। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साला कहा है, और ये कहते हैं कि साला की विशेषताएं होती है नेपोटिज्म, सेल्फ वेलफेयर, एक्सट्रीमली पावरफुल, करप्शन, मल्टी कम्युनलिज्म और आयरन केज।